नमस्कार बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान के इतिहास के पार्ट 3 नात्सीवाद और हिटलर का उदय के भाग 6 के बारे में पढ़ेंगे। आशा है आप सब इसे ध्यान से सुनकर समझेंगे। नात्सी विश्व दृष्टिकोण का प्रचार, इसका मतलब है नात्सियों की जो विचारधारा थी विश्व के प्रति, उसका उन्होंने किस प्रकार से प्रचार किया, लोगों ने उसको कैसे समझा और लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। नाज़ी शासन ने मीडिया का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया। मीडिया का मतलब ये जो भी प्रचार करने की सूचनाएं पहुंचाने के साधन होते हैं, जैसे टीवी, रेडियो, अखबार, पत्रिकाएं आदि, उनका उन्होंने बहुत होशियारी से प्रयोग किया। उन्होंने अपने तौर तरीकों को बयान करने के लिए नए शब्द ईजाद किए। ईजाद का मतलब पैदा किए, आरंभ किए। मतलब वो जो भी गलत या सही काम करते थे ना, उनको उन्होंने एक ऐसे शब्द में ढाल लिया उन चीज़ों को कि सुनने के बाद लोगों को वो शब्द बुरा नहीं लगता था। जैसे कि अभी आपको आगे बताया जाएगा, नाज़ियों ने अपने अधिकृत दस्तावेजों, अधिकृत में मतलब जो कानूनी रूप से मान्य दस्तावेज होते हैं, उनमें हत्या या मौत जैसे शब्दों का कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। हालांकि मैंने आपको अभी पिछली वर्कशीट में बताया था कि वो कैसे गैस चैम्बरों में ले जाकर इकट्ठा लोगों को मार देते थे जहरीली गैस से, लेकिन उन्होंने कभी भी हत्या या मौत जैसे शब्दों का अपने कानूनी कागजों में प्रयोग नहीं किया। सामूहिक हत्याओं को विशेष व्यवहार, सामूहिक हत्याओं को उन्होंने किसका नाम दिया? विशेष व्यवहार का। अंतिम समाधान, जो यहूदी थे जिनसे मैंने आपको पिछली वर्कशीट में बताया, वो यहूदियों से, जिप्सियों से वो काफ़ी नफरत करते थे, तो उनके संदर्भ मतलब उनके रेफरेंस में, उनके बारे में उन्होंने मौत और हत्या जैसे शब्दों के लिए और सामूहिक हत्याकांड के लिए विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान, यूथनेजिया जो है वो इच्छा मृत्यु, ये किसके लिए प्रयोग किया उन्होंने? विकलांग लोगों के लिए। जो विकलांग थे उनको भी वो मार देते थे और उनके लिए यूथनेजिया नामक शब्द का प्रयोग करते थे। चयन और संक्रमण मतलब चॉइस और फैलना, मुक्ति आदि शब्दों का प्रयोग किया। तो इससे आपको पता लगता है कि नाज़ी विचारधारा में जो नाज़ियों की विचारधारा कैसी थी। वो अपने गलत कार्यों को ठीक दिखाने के लिए भी किस तरह से शब्दों को लाग लपेटकर इस्तेमाल करते थे और नए शब्दों के रूप में उनको प्रस्तुत करते थे, जैसे सामूहिक मौत और अपंगों को मौत के घाट उतारना आदि शब्दों के लिए उन्होंने विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान, यूथनेजिया, मुक्ति आदि शब्दों का प्रयोग किया। इवैक्यूएशन, इसका मतलब था खाली कराना। इस शब्द का मतलब पता है बच्चों क्या था? इस शब्द का मतलब था लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाना। गैस चैम्बरों को संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था। संक्रमण क्या होता है? एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कोई चीज़ फैलना, उसको बोलते हैं संक्रमण। तो उन्होंने गैस चैम्बरों में लोगों को ले जाते थे और जहरीली गैस छोड़ देते थे और सारे लोग एक ही बार में मर जाते थे काफ़ी संख्या में। तो इसको उन्होंने क्या नाम दिया? इवैक्यूएशन। गैस चैम्बर जो थे वो स्नान घर जैसे दिखते थे, उनमें बाकायदा नकली फव्वारे भी लगे होते थे। नाज़ी विचारों को फैलाने के लिए नाज़ियों ने क्या किया? उन्होंने तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टरों, आकर्षक नारों, आकर्षक का मतलब जो अपनी तरफ खींचे, ऐसे नारों का प्रयोग किया और इश्तिहारी पर्चों का खूब सहारा लिया। उन्होंने क्या किया? अपने पोस्टरों में जर्मनों के दुश्मन कौन थे? यहूदी, जिप्सी आदि। उनको उनकी कैसी छवियां प्रस्तुत की, कैसी मतलब उनकी वो फ़ोटो वगैरह दिखाई, उनका मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें अपमानित किया जाता था और उन्हें शैतान के रूप में पेश किया जाता था। मतलब इस तरह की उन्होंने पोस्टर्स बनवाए जिनमें उनको यहूदियों को, जिप्सियों आदि को शैतान के रूप में पेश किया जाता था। समाजवादियों और उदारवादियों को कमज़ोर और पथभ्रष्ट, जो समाजवादी थे, समाजवादी का मतलब होता है जो पूरे समाज का भला चाहते हो, कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को बराबर अधिकार मिले,
ऐसे लोगों के लिए। और उदारवादी, उदारवादी का मतलब जैसा हमने रूस की क्रांति में पढ़ा था, उदारवादियों का मतलब होता है बड़े दिल वाला, जो नई चीज़ों को अपनाने में नहीं हिचकते, पुरानी चीज़ों में कुछ सुधार करना चाहते हैं और नई चीज़ों को अपनाना चाहते हैं। तो नात्सियों ने समाजवादियों और उदारवादियों का मजाक उड़ाया और उन्हें विदेशी एजेंट कहकर बदनाम किया। नात्सीवाद ने लोगों के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला। उनकी इस प्रकार के प्रचार से क्या हुआ, लोगों के दिमाग पर गहरा असर हुआ और इस प्रकार के प्रचार ने लोगों की भावनाओं को भड़का दिया और उनके गुस्से और नफरत को अवांछितों पर केंद्रित कर दिया। अवांछित कौन थे, हमने पिछले वर्कशीट में पढ़ा, जिप्सी, यहूदी आदि जो थे वो अवांछित लोग थे। अब है नात्सीवाद पर आम लोगों की प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया का मतलब रिएक्शन। ये तो अभी हमने जो पहले पैराग्राफ में पढ़ा वो तो था नात्सियों ने अपनी विचारों का किस प्रकार प्रचार किया। अब ये है कि उनके नात्सीवाद के विचारों पर आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी। बहुत सारे लोग नात्सी शब्दाडंबर और धुआंधार प्रचार का शिकार हो गए। जब हमारे सामने कोई भी चीज़ लुभावने ढंग से पेश की जाती है तो क्या होता है, हम उसकी तरफ खिंच जाते हैं और उसे ही सही मानने लगते हैं। तो काफ़ी सारे लोग जो हैं उनके इन आडंबरों का शिकार हो गए, उनकी इन झूठी बातों का। वे दुनिया को नात्सी नज़रों से देखने लगे। उनको लगा कि नात्सी बिल्कुल सही कह रहे हैं और वो पूरी दुनिया को जैसे नात्सी कहते थे उसी के हिसाब से देखने लगे। अपनी भावनाओं को नात्सी शब्दावली में ही व्यक्त करने लगे। वो भी यहूदियों से, जिप्सियों आदि से नफरत करने लगे। उन्हें पक्का विश्वास था कि नात्सीवाद ही देश को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएगा। उनका ये मानना था कि जो नात्सीवाद है ना, वही सभी लोगों को सही राह पर, तरक्की की राह पर लेकर जाएगा। यही व्यवस्था सबका कल्याण करेगी। लेकिन बहुत सारे लोगों ने नात्सीवाद का जमकर विरोध भी किया। ठीक है, कुछ लोग नात्सीवाद के प्रभाव में आए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उनकी गलत बातों का विरोध किया। लेकिन उनका विरोध करना ना करना मतलब कोई खास असर दिखा नहीं पाया, क्योंकि नात्सी जो है उनको टॉर्चर करते थे, जिसके कारण वो ज़्यादा अपना विरोध व्यक्त नहीं कर पाते थे। हालांकि अधिकांश लोग कोई विरोधी कदम उठाने, अपना मतभेद व्यक्त करने, नात्सीवाद का विरोध करने से डरते थे, क्योंकि वो उनको बहुत बुरी तरह सजा देते थे। वे अपने दिल की कहने के बजाय आंख फेर कर चल देना ज़्यादा बेहतर मानते थे। वो सोचते थे कि विरोध प्रकट करने से अच्छा है कि हम चुपचाप इसको सहन कर लें। महाध्वंस। अब महाध्वंस का क्या मतलब है? इन्हीं सामूहिक कत्लेआमों को महाध्वंस भी कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में हॉलोकॉस्ट कहते हैं। मतलब जो वो गैस चैम्बरों आदि में ले जाकर लोगों को इकट्ठा मार देते थे, इन कत्लेआम को महाध्वंस का नाम दिया गया। जो कुछ हुआ, ये जो सारी घटना, इसका हमें कैसे पता चलता है? कोई तो चीज़ होगी ना, क्योंकि हिटलर ने या नात्सियों ने तो ये चीज़ें सबको बताई नहीं होगी। तो इसका हम पता हमें किससे चलता है? इन सब की गवाही कौन देता है? घेटों और कैंपों में जो लोग सजा काट रहे थे, नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे थे, उनको नरक से भी बुरी हालत में रखा जाता था। उन लोगों ने इतने कष्ट सहते हुए भी क्या लिखे? कुछ दस्तावेज, कागज़ों पर कुछ लिखा, जिसमें ये बातें स्पष्ट देखने को मिलती है। उनमें से बहुतों ने डायरियाँ लिखी, नोटबुक लिखी और दस्तावेजों के संग्रह बनाए। बेचारों को जो कागज़ मिल जाता था, डायरी मिल जाती थी, उन पर लिख के उन्होंने एक संग्रह बनाया। दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में स्मृति लेखों, डायरी, साहित्य, वृत्त चित्रों, गीतों, स्मारकों और संग्रहालयों में इस महाध्वंस का इतिहास और स्मृति आज भी जिंदा है। आज भी ये सारी लिखी हुई बातें रखी गई हैं, जिनसे हम लोगों को इसके बारे में पक्के सबूत मिलते हैं। ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने उन कठिन दिनों में भी प्रतिरोध का साहस दिखाया। उन लोगों के लिए भी ये सारी बातें शर्मनाक यादगार हैं, जिन्होंने ये जुल्म ढाए, और उनके लिए चेतावनी है जो खामोशी से सब कुछ देखते रहे। बच्चों कहते हैं ना, जुल्म सहना और जुल्म करना दोनों ही चीज़ें बुरी हैं।
तो ये देखो कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने वो जुल्म सहते हुए भी, सज़ा भोगते हुए भी अपने ये नाज़ियों की जो गलत बातें थी उनके बारे में लिखा, अपनी मौत पर, अपनी जान पर खेलकर भी उन्होंने लिखा। तो ये सारी चीज़ें विश्व के संग्रहालय में रखी हुई हैं, जिससे हमें पता चलता है नाज़ियों के द्वारा किए गए कत्लेआम आदि के बारे में। तो बच्चों, इसी के आधार पर हमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपको कुछ समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं। और बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, कोविड-19 अभी समाप्त नहीं हुआ है। ऐसे में आप आपस में उचित दूरी बनाए रखें, जब भी घर से बाहर निकलें, फेस पर मास्क पहनें, हाथों को साबुन से बार बार धोएं, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें और जगह जगह पर ना थूकें। इसके अलावा कम से कम भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाएं, जितना ज़रूरी हो उतना ही बाहर जाएं। धन्यवाद बच्चों।